सूरज की माँ को गुजरे लगभग 2 साल हो चुके थे, लेकिन वो तब भी अपनी माँ को भुला नहीं पाया था। वह बार बार हर छोटी बड़ी बात में अपनी माँ का जिक्र कर उन्हें याद किया करता था। ऐसे ही एक दिन सूरज की छोटी बहन निधि सूरज और अपने पिता रमेश के लिए डिनर बनाती है और थोड़ी ही देर में सबको डिनर सर्व करती है। खाना देखकर सूरज का मूड खराब हो जाता है और वो जैसे ही खाना टेस्ट करता है तो वो अपनी बहन को गुस्से से बोलता है। दीदी ये क्या हरकत है? क्या बना दिया तूने? तू खाना बनाना भूल गई है क्या? या फिर आता ही नहीं तुझे खाना बनाना? लेकिन माँ ने तो तुझे सिखाया था खाना बनाना, फिर भी तू ऐसा खाना बनाती है। अरे तेरे हाथों में ना बिल्कुल भी माँ वाला टेस्ट तो है ही नहीं। पेट भरने के बाद भी ना माँ का खाना ना दोबारा खाने का मन करता था, लेकिन तेरा खाना देखने तक का मन नहीं करता। भैया, मैं तो शुरू से ही ऐसा ही खाना बनाती हूँ, लेकिन जब से माँ गई है ना, तब से आपने मेरे खाने में कमी निकालना शुरू कर दी है। निधि मैंने ये कब कहा कि तेरे खाने में कमी है? मैं तो ये कह रहा हूँ तेरे खाने में वो टेस्ट नहीं है जो पहले आता था। खाकर देख ले, खुद ही पता चल जाएगा। अरे बेटा, निधि ने जो कुछ भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। तो क्यों बेकार में से खाने में कमी निकालता रहता है? तुझे अब हर खाने में अपनी माँ वाला स्वाद थोड़ा मिल सकता है। अब वो हमारे बीच में नहीं है, ये बात तो तू भी जानता है ना। पापा आप तो जानते हो ना, माँ इतना अच्छा खाना बनाती थी। उनके हाथों का खाना मुझे बहुत पसंद था और इसने माँ से बनाना सीखा है खाना, तो इसको क्यों नहीं आता वैसा खाना बनाना? इसके हाथों में वो स्वाद क्यों नहीं है? मैं तो बस को समझाता हूँ कि कोशिश करे और माँ की तरह खाना बनाए, क्योंकि पापा आप तो जानते हो ना कि माँ के खाने के बिना मेरा पेट कभी भरता नहीं था, और अब माँ के बिना मुझे माँ की बहुत याद आती है। तो मैं सोचता हूँ कि वैसा खाना खाऊंगा तो मेरी माँ की कमी दूर हो जाएगी। ठीक है भैया, अगर आपको नहीं खाना है तो मत खाओ। आपको तो सिर्फ और सिर्फ खाने में कमियां ही निकालनी आती है, लेकिन उससे बने हुए खाने के पीछे का प्यार और मेहनत तो नजर ही नहीं आती आपको। देख निधि, मैं बात को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और ना ही तू कर। बस जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कर और अपने आप को सुधार। बात का बतंगर बना के कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं ही तो बात का बतंगड़ बनाती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। मुझे जगाने की कोशिश मत करना कोई भी। अपने भाई के बातों से निधि को बहुत बुरा लगता है और वो बिना खाए पिए ही अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रमेश खाना लेकर निधि के कमरे में जाता है। निधि बेटा, खाना खा ले। ऐसे मुंह नहीं बनाते। सूरज तो तेरा बड़ा भाई है, अगर उसने कुछ बोल दिया तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तू तो जानती ही है, जब से तेरी माँ गई है तब से तेरा भाई थोड़ा परेशान रहने लगा है। पता नहीं कब उसे खाने में अपनी माँ के हाथ का स्वाद मिलेगा। पापा, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर भैया को भी तो सोचना चाहिए ना कि मैं उनके लिए बड़े प्यार से और मेहनत से खाना बनाती हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है? भैया का गुस्सा और खाने की कमी। कोई बात नहीं बेटा, वो तेरा बड़ा भाई ही तो है। अपने बड़े भाई की बात दिल पर नहीं लेते। ए छोटी बहन, अरे माफ कर दे अपने भाई को। अरे तू तो गुस्सा हो गई है यार। अरे मान जा। ओ तू तो रो रही है। अरे ले, क्यों रो रही है यार? देख, तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है। तेरी आंखों में आंसू वो कभी देख नहीं सकता, इसलिए चुप हो जा। और तू मुझ पे गुस्सा करने की जगह खाने पे गुस्सा क्यों कर रही है? अरे खाना खा ले मोटी, वरना कमजोर हो जाएगी। मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता हूँ। मान जा निधि बेटा, देख सूरज भी आया है उससे माफी मांगने। अपने बड़े भाई को माफ कर दे, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। हाँ तो ठीक है, भैया से भी कह दो आप कि खाना अपने हाथों से नहीं खाऊंगी। सारा खाना मुझे भैया ही खिलाएंगे अब। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी सी मुटकी सी बहन, तुझे अभी खिलाता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी खा ले। कल को तेरी भाभी आएगी तो ये सब बिल्कुल भी नसीब नहीं होगा। और क्या पता सूरज की बीवी सूरज को अपने पल्लू से बांध कर रखे। नहीं नहीं पापा, ऐसा नहीं होगा। जिससे शादी होगी ना मेरी, उसको पहले ही बोल दूंगा मेरे पापा और मेरी बहन मेरी जान है। तुम भी उनको अपने पापा और अपनी बहन समझना, बहुत सारा प्यार करना। ऐसे ही यूं ही समय बीतने लगता है और एक दिन सूरज के ऑफिस में ज्योति नाम की एक लड़की आती है। ज्योति दिखने में बहुत सुंदर थी। ऐसे ही लंच ब्रेक होता है। सूरज लंच लेकर नहीं आता है। ज्योति अपना लंच सूरज के कैबिन में लेकर जाती है और अपना लंच सूरज के साथ शेयर करती है। हेलो सर, मैं देख रही हूँ कि आप अपने कैबिन में ही बैठे हुए हैं। लगता है आज आप लंच लेकर नहीं आए हैं। हाँ वो थोड़ा जल्दी आना था ना, तो लंच लाना भूल गया। कोई बात नहीं सर, मैं लेकर आई हूँ ना। आप मेरे लंच में से ही लंच खा लो। बहुत टेस्टी बनाया है मैंने, एक बार खाकर तो देखो। चाहे तुमने ना कितना भी अच्छा खाना बनाया हो,
लेकिन जो खाना ना मेरी माँ बनाती थी ना, वो खाना कोई नहीं बना सकता। और मुझे बस ना अपनी माँ के हाथों का खाना पसंद था। उसके अलावा ना मुझे ना कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो तुम रहने दो। पहले तो सूरज लंच खाने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही ज्योति टिफिन खोलती है तो उसके टिफिन से बड़ी शानदार खुशबू आती है और सूरज खुद को रोक नहीं पाता है। एक मिनट, तुम्हारे खाने से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ के हाथों के खाने की खुशबू हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या थोड़ा सा मैं खा लूं? इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं आपके लिए ही तो ये खाना लेकर आई हूँ, और वैसे भी ये खाना मैंने ही बनाया है। वैसे तुम तो इस ऑफिस में नहीं हो ना, फिर तुम मेरे लिए खाना क्यों लेकर आई हो? नहीं, खाना तो मैं अपने लिए लेकर आई थी, पर मैंने देखा कि लंच ब्रेक में हर कोई लंच कर रहा है, सिर्फ आपको छोड़कर, इसलिए मैं आपके पास ही खाना लेकर आ गई थी। और वैसे भी मैं इस ऑफिस में नई हूँ और मुझे भी दोस्त की जरूरत है, बस इसी बहाने मैं आपके पास आ गई। चलो ये बात तो अच्छी है। चलो इसी बहाने मुझे कंपनी मिल जाएगी। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा और मैं हूँ। माँ को तो गुजरे हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं, इसलिए मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा और मैं ही रहते हैं। सच कहूँ तुम्हें, मेरी माँ ना अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुमने जो खाना बनाया ना, उसे खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी माँ ने बनाया हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खाकर। माँ, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी। उनके हाथों के खाना खाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करता था। हर जगह खाकर देखा, माँ के बनाए हुए खाने का स्वाद आ जाए, लेकिन कहीं नहीं आया। लेकिन तुम्हारे हाथों में मेरी माँ के खाने का स्वाद है। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे ये खाना खिलाया। माँ के जाने के बाद सूरज को पहली बार किसी के हाथ का खाना पसंद आया था। ऐसे ही ज्योति अब हर दिन ऑफिस में सूरज को अपने हाथों का खाना खिलाने लगती है और उससे बातें करने लगती है। देखते ही देखते दोनों को एक दूजे से प्यार हो जाता है और अब दोनों शादी करना चाहते थे। परिवार वालों को मनाकर दोनों एक दूजे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ज्योति अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद ज्योति जब पहली बार पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है तो ज्योति की ननद उससे बोलती है, अरे वाह भाभी, सच में इस खाने में तो माँ के हाथों के बने हुए खाने का स्वाद आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये खाना आपने नहीं, माँ ने बनाया हो। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे भाभी के रूप में मुझे मेरी माँ मिल गई हो। सच में भाभी, बहुत टेस्टी खाना बनाया है आपने। इसीलिए तो मैंने ज्योति से शादी करी है, ताकि मेरे साथ साथ माँ के हाथों के खाने का स्वाद तुम्हें और पापा को भी मिले। क्योंकि जैसा खाना माँ बनाती थी, बिल्कुल वैसा ही खाना ये भी बनाती है। आप लोगों को ये खाना बहुत पसंद आया है। वैसे आप लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेहनत सफल हुई है। इस तरह से सूरज का परिवार अब पूरी तरह से पूरा हो जाता है। ज्योति बड़े ही प्यार से अपने पूरे ससुराल वालों को हर दिन अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। सुनिधि बड़ी तो हो गई थी, लेकिन वो अभी भी बच्चे के दिमाग की थी। इसीलिए सुनिधि की सास उसे ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती थी। एक दिन सुनिधि रसोई में सबसे छुपकर कच्चे आलू खा रही थी कि तभी वहाँ उसकी सास माला आ जाती है और सुनिधि को कच्चे आलू खाते हुए देख लेती है। बहू, तू फिर आलू खाने लग गई? बहू देख, मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ, तभी तेरी ऐसी हालत में भी तुझे अपने घर रखा हुआ है, तो तू भी तो थोड़ा समझदार बनने की कोशिश करना बहू। माँ जी, ये समझदार क्या होता है? ये कोई खाने की चीज है क्या? माँ जी, मुझे समझदार खाना है, ला के दो ना माँ जी। कहाँ से मिलता है ये तो बताओ। हे भगवान, मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने बहू से समझदारी की उम्मीद भी रखी। अब तो इसने समझदार को भी खाने की चीज ही समझ लिया है। जब देखो कुछ न कुछ चाहिए ही। माँ जी, क्या हो गया? बोलो ना कुछ, आप ऐसे शांत क्यों हो गई? मुझे समझदार खाना है माँ जी, मुझे ला कर दो ना, वरना मुझे ये आलू खाने दो आप। चल उठ बहू तू यहाँ से, जब तक यहाँ रहेगी तब तक यही करती रहेगी। चल उठ, अब अपने कमरे में जा। माला सुनिधि को अपने साथ जबरदस्ती वहाँ से लेकर चली जाती है। माला अपनी बहू को बहुत मानती थी, इसीलिए वो सुनिधि के बच्चे वाली हरकतों के बाद भी उसे घर से नहीं निकालती थी, बल्कि हमेशा ही उसे समझाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद माला की बेटी पूजा अपने ससुराल से आई होती है और माला अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। मैं तो सुनिधि से परेशान हो जाती हूँ कई बार। भगवान ने बेचारी को तो पहले ही कम दिमाग दिया है, ऊपर से अब उसे कच्चे आलू खाने की आदत भी लग गई है। मैं क्या करूँ इसका? माँ, आपने इस पागल को घर में ही क्यों रखा है?
अरे मैं तो कहती हूँ इसे घर से ही निकाल दो ना। अरे अब भी भाई को एक से एक लड़कियाँ मिल सकती हैं। लड़कियों की कमी थोड़ी ना है भाई के पास। चुप कर पूजा, आज तो बोल दिया, लेकिन आगे कभी ऐसा बोल दिया ना तो बहू तो कहीं नहीं जाएगी, तेरा घर से दाना पानी उठ जाएगा। आई बस समझ में तुझे? माँ लेकिन मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया जो आप इतना भड़क रही हो? अरे भाई के बारे में तो सोचो जरा, उनको भी तो कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उन्हें संभाल सके। तेरे भाई को ही सुनिधि ने हमेशा संभाला है, बहू हमेशा ही मुसीबत में खड़ी रही है। तो वो उस हादसे के बाद बहू का दिमागी संतुलन बिगड़ गया, वरना बहू ने इस घर को मंदिर बना रखा था और ये कह रही है कि उसे घर से निकाल दे। थोड़ा बहुत तो उसके बारे में सोच समझ कर बोला कर तू। माँ उन्हें जो करना था वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है और यहाँ तो उनके ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। फिर आप ऐसे लड़की के साथ अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कैसे कर रही हो? भगवान न करे कल को कभी तेरे साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो और तेरे ससुराल वाले तेरे साथ वही करे जो तू अपनी भाभी के साथ करना चाहती है, तो तुझे कैसा लगेगा तब? माँ आप ऐसा बोल कैसे सकती हैं? आप मेरी और भाभी की तुलना कर रही हैं। अरे वो पागल है, पागल, कच्चा आलू खाती है वो, और आप मुझे उसकी तरह समझ रही हो। पूजा और माला की सुनिधि को लेकर बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ सुनिधि आलू लेकर आती है और उसके हाथ से एक आलू गिर जाता है जो कि पूजा के पैरों में आ जाता है। देखो माँ, ये अभी भी कच्चे आलू ही खा रही है और आप बोल रही थी कि हम दोनों एक जैसे हैं। खुद देखो कहाँ से हम एक लग रहे हैं। अरे इस पागल के जैसा मुझे कभी सोचना भी मत आप। मेरी माँ जी को मत डांटो, वरना मैं तुम्हें आलू नहीं दूंगी। पता है आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम मेरी माँ जी को नहीं डांटोगे तो मैं तुम्हें एक आलू दे दूंगी। सुनिधि की बातें सुनकर पूजा वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। माला को हर कोई यही कहता था कि उसे अपनी बहू को घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन माला के मन में जरा भी ये ख्याल नहीं आता था। वो अपनी बहू को बहुत लाड़ प्यार से रखती, अपनी बहू को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। एक दिन ठेले पर सब्जी वाले भैया सब्जी बेचने आते हैं और सब्जियों में आलू भी था। सुनिधि की नजर जैसे ही ठेले वाले भैया पर जाती है तो वो भागते हुए वहाँ जाती है। भैया भैया, आपको पता है क्या हुआ बताओ? वो सामने वाली आंटी है ना, पागल है। वो आलू को देखकर ना पागल हो जाती है और उन्हीं आलू से सबको मारने लगती है। अभी कल ही एक आदमी को उसने बहुत मारा। फिर तो मुझे भी यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, कहीं वो मुझे भी ना मारने लग जाए। अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता, अब उन्होंने आपको देख लिया है। अगर आप भागे ना यहाँ से तो वो बड़ा सा पत्थर आपको मार सकती है, इसलिए भागने की गलती मत करना। तो अब मैं क्या करूँ? मुझे अगर कुछ हो गया तो फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? आप ना एक काम करो, ये आलू आप मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। इससे वो आंटी आपको मारेंगी नहीं और आप भी आराम से इस गली से निकल जाओगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन अगर आलू तुम्हें दे दिए तो वो औरत तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। भैया आप मेरी चिंता मत करो और आलू मुझे देकर अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। अरे वो आती ही होंगी, आप जल्दी से जाओगे तभी तो मैं अपने बारे में कुछ सोच पाऊंगी कि मैं क्या करूँ। हाँ बेटा तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें आलू देकर जा रहा हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठेले वाले भैया सुनिधि को आलू देकर वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी माला और उसकी पड़ोसन वहाँ आ जाते हैं। माला की पड़ोसन को देखकर सब्जी वाला भैया काफी ज्यादा डर जाता है। मैडम आप माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अगली बार से आलू नहीं लाऊंगा। अरे भैया क्या हो गया आपको? आप ऐसे माफी क्यों मांग रहे हो? ठीक तो हो ना आप? ठीक तो मैडम आप नहीं हो, आप आलू को देखकर पागल मत होना प्लीज। मुझे इन मैडम ने सब बता दिया है, आप बस खुद को काबू में रखो। माला तो देख रही है ना अपनी बहू को, खुद तो पागल है लेकिन दूसरों को पागल बनाने में लगी है। क्या आप पागल नहीं हो, बल्कि ये पागल है? और नहीं तो क्या भैया, आप भी ना किसी की भी बातों पर यकीन कर लेते हो। मैं आपको कहीं से भी पागल नजर आती हूँ क्या? ये कच्चे आलू खाने वाली पागल बहू है, आपको इससे बचने की जरूरत है। ठेले वाले भैया पड़ोसन की बात सुनकर उल्टे पांव अपना ठेला लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। पड़ोसन भी माला पर काफी ज्यादा हंसती है। माला को काफी बुरा लगता है कि लोग उसकी बहू का मजाक बनाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन सुनिधि का पागलपन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दिनों बाद सुनिधि एक बच्चे से आलू छीन रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है।
माला अपनी बहू को लेकर घर आती है और उसकी पट्टी करवाती है। कुछ देर बाद सुनिधि को होश आता है तो माला एक प्लेट में ढेर सारे आलू लेकर आती है और अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे आलू खाने से रोक रही थी, तभी तुझे बच्चे से आलू छीन कर खाने पड़े ना, लेकिन अब मैं तुझे कभी भी आलू खाने से नहीं रोकूंगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं क्यों भला आलू खाऊंगी, वो भी कच्चे आलू? बहू, तू ही तो अपने पागलपन में कच्चे आलू खाती है। क्या हुआ, तू मुझसे नाराज है इसलिए मना कर रही है? बहू, मुझसे नाराज मत हो, अब मैं तुझे कभी भी मना नहीं करूंगी किसी भी चीज के लिए। मैं और पागल? माँ जी, मुझे बस इतना पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन आप मुझे पागल क्यों बना रही हैं? हाँ बहू, तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तब से तेरा दिमागी संतुलन खराब हो गया था और तू कच्चे आलू खाने लगी थी। क्या हुआ, अब ठीक है? माँ जी, मुझे पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब मेरा दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक है और कच्चे आलू मुझे अब नहीं खाने हैं। वापस चोट लगने की वजह से सुनिधि का दिमागी संतुलन अब फिर से ठीक हो जाता है और वो कच्चे आलू खाना खुद ब खुद छोड़ देती है। सुनीता अपनी बहू नैना और बेटी रानी के साथ दिल्ली में रहती थी। नैना संस्कारी और शांत मन की थी और रानी खुद को अपने नाम की तरह रानी समझती थी। ऐसे ही एक दिन रानी अपनी भाभी से लड़ रही होती है। तो आइए देखते हैं रानी क्यों अपनी भाभी से लड़ रही थी। भाभी, मुझे आलू पूरी चाहिए, वरना मैं क्या खाकर जाऊंगी। आप माँ के लिए कुछ और बना दीजिए, लेकिन मुझे आलू पूरी ही चाहिए। लेकिन रानी, माँ की दवा खाने का वक्त हो गया है, इसलिए उन्हें दे दो आलू पूरी। तुम्हारे लिए मैं कुछ और बना देती हूँ। लेकिन भाभी, आपको मालूम है ना मुझे आलू पूरी कितना पसंद है। ठीक है, मुझे नहीं खाना, आप ही ठूस लो, मैं माँ के लिए कुछ और मंगवा दूंगी। रानी, ये क्या बदतमीजी है? लो खा लो आलू पूरी, मैं माँ जी के लिए कुछ और चीज बना देती हूँ। बस तुम गुस्सा मत करो और तुम्हारा फेवरेट आलू पूरी खा लो। आखिरकार रानी ने अपनी पसंद की आलू पूरी अपनी भाभी से ले ही ली। भला ऐसे कौन लड़ता है एक आलू पूरी के लिए। ऐसे ही हर बार आलू पूरी वो खाया करती। दिन गुजरते हैं और एक दिन जब रानी अपने मोहल्ले में हो रहे भंडारे में जाती है, तभी उसकी लड़ाई उसकी पड़ोसन के बेटे रोहन नाम के लड़के से हो जाती है। ओ चिमकांडी सी शकल वाली लड़की, अबे कैसे धक्के मार के पूरी आलू लेके जा रही है तू? शर्म तो आती नहीं होगी, लालची कहीं की। पता नहीं कैसे बददिमाग लड़की को उसके घर वाले झेलते होंगे। अबे ओ छुछुंदर, किसको लालची बोला? अपनी शक्ल देखी है, कैसा दिखता है? लालची मुझे कह रहा है, लेकिन दिख तो तू रहा है बढ़ाया झिंगुर की शक्ल का। बस लड़की है तू इसलिए बच गई, वरना तुझे उठा के इतनी दूर फेंकता ना, आने में 10 दिन लग जाते। बदतमीज कहीं की। अच्छा, मैं बदतमीज हूँ? अगर मैं बदतमीज हूँ तो तुमने भी अभी तक मेरी बदतमीजी कहाँ देखी है? जब कोई आपकी तारीफ करे तो उसे आपका हुनर दिखा देना चाहिए। अच्छा, तो तुम बदतमीजी करोगी और मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? हाँ, इतना भी अच्छा नहीं हूँ मैं, चूड़ियाँ नहीं पहनी है मैंने। दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है और युद्ध भी बस आलू पूरी के लिए होता है। उफ, ये लड़की आलू पूरी के पीछे इतनी पागल है कि हर किसी से लड़ जाती है। रानी वहाँ से लड़कर अपने घर आ जाती है और उसे देखकर उसकी भाभी और माँ कहती है, आ गई महारानी जी लड़ाई करके। हाँ, लेकिन मेरी गलती नहीं थी। वही लड़का मुझे लालची और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। मुझे भी गुस्सा आई तो मैं बोल पड़ी, बस। अच्छा, हम तुम्हें इतने बेवकूफ दिखते हैं कि तुम्हारे कहे हर बात पर भरोसा कर लेंगे? देख ले बहू, अब इसे शायद गांव भेजना ही पड़ेगा, वरना ये कभी नहीं सुधरने वाली। अरे माँ, आपको एक खुशखबरी देना तो भूल ही गई। पता है आपको, मुझे एक जॉब मिल गई है, तो अब मैं गांव नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी कौन मांगने को कह रहा है तुझे? तू जॉब नहीं करेगी, अब गांव जाएगी बस। और ये मेरा आखिरी फैसला है, अगर मेरे फैसले के खिलाफ गई तो बहुत बुरा होगा। माँ, आप मुझे पहले बता देती तो मैं जॉब नहीं ढूंढती। भाभी, आप ही समझाओ माँ को, ऐसा कौन करता है? कितनों को जॉब नहीं मिलता और जब मुझे मिल रहा है तो आप लोगों को कोई कदर नहीं है। हाँ, नहीं है हमें कदर, बस अब ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू तैयारी कर कल के लिए, कल ही तू गाँव जाएगी। हाँ भेजो, मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर तीसरे दिन मुझे यहाँ नहीं छोड़कर गई ना तो कहना। क्या हुआ, क्या सोच रही है? माँ बहुत जालिम है। कोई बात नहीं, जो सोचना है सोच ले। सुनीता की बात सुनकर रानी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जब रानी भी गांव में होती है। ये सोचकर सुनीता और नैना सुकून से बैठकर चाय पी रही थी
तभी वहाँ उनकी पड़ोसन कमला आती है। क्या बात है सुनीता बहन, रानी आजकल दिख नहीं रही है, कहीं गई हुई है क्या? हाँ, उसकी बदमाशी कुछ ज्यादा हो गई थी, इसीलिए गांव भेज दिया। इसीलिए तो देखो मोहल्ला कितना शांत है। अरे तभी तो कहूँ, ये लड़की कहाँ गई है? हर वक्त झगड़ा किया करती थी। वो खिया है ना, उसके बिना मन भी नहीं लगता। हमारा मन तो बहुत अच्छे से लग रहा है, उस लड़ाकू का नाम भी मत लो। अरे आपकी बेटी है, ऐसी भी क्या दुश्मनी जो आप खुद उसे यहाँ आने नहीं देना चाहती? आंटी जी, अभी तक आपको उसका कुछ पता ही नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही हो। जब आपको पता लगेगा वो किस चीज के पीछे लड़ाई करती है तो आप खुद हंसने लगेंगी। कैसी भी हो, लेकिन है प्यारी बच्ची, बुलवा लो, बहुत याद आती है। तीनों बातें कर ही रही होती हैं, वैसे ही रानी भी वहीं आकर कहती है। शायद कोई मुझे याद कर रहा था। लो, मैं आ गई। तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं यहाँ। क्यों, मुझे देखकर चौंक गए आप दोनों? और कमला चाची, आप मुझे बहुत याद कर रही थी ना? लो, मैं आ गई। माँ, क्या बनाया है? दे दो मुझे, बहुत भूख लग रही है। कमला चाची, आपने क्या बनाया है? मैंने आलू पूरी बनाया है, खाओगी? पता नहीं तुम्हें पसंद आए ना आए। चलो मेरे घर चलकर वहीं खा लेना। नहीं कमला चाची, यही लाकर दे दीजिए, ये यहीं बैठकर खा लेगी। मैं आती हूँ खाना लेके। नहीं, मैं खुद जाऊंगी कमला चाची के घर आलू पूरी खाने। चलें चाची आलू पूरी खाने। रानी कमला के साथ उसके घर जाती है आलू पूरी खाने। इधर सुनीता और नैना दोनों रानी को दिल्ली में देखकर हैरान थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सुनीता रानी को गांव छोड़कर आई थी। वहाँ कमला रानी को आलू पूरी खाने देती है। जब रानी आलू पूरी खा रही होती है तभी वहाँ रोहन आकर रानी को चिढ़ाने लगता है। ओहो, क्या बात है, आज मेरे घर में साक्षात कुंभकर्ण आए हैं। और ये क्या है? माँ, आपने इसे मेरे हिस्से की आलू पूरी क्यों दे दी? अरे मैं क्या खाऊंगा? और आपने दे दिया ना तो देख लेना, धीरे धीरे करके ये पूरा घर खा जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला है। मैं तो कहता हूँ ना, पिताजी वाला है ना, वो भी दे दो, इससे इसका क्या होगा, वो भी इसको कम पड़ जाएगा। रोहन, ऐसा मत बोल, बेचारी भूखी है, अभी अभी गांव से आई है। क्या? गांव से आई है, वो भी अभी? लेकिन माँ, ये तो 4 दिन पहले मुझसे यहीं पे लड़ रही थी, वो भी आलू पूरी के लिए। तो ये जाके कैसे वापस आ सकती है? हाँ, लौट आई। तुम्हें क्या करना है? मेरे घर वाले कुछ नहीं कह रहे हैं तो तुम बोलने वाले होते कौन हो? वैसे भी मैं खुद से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ कमला आंटी लेकर आई हैं। यही तो बात है, जब घर वालों को कुछ पता नहीं होता है ना, तो वो तो बेचारों को तरस खा के उन्हें खाने के लिए दे देते हैं। लेकिन तुम्हें तो शर्म आती नहीं है। देखो देखो, अभी भी खाई जा रही हो। चुप! कैसे बोले जा रहे हो कि ठूसे जा रही है? देखो कमला आंटी, आपका बेटा कैसे मुझे बोल रहा है कि आलू पूरी के लिए। आज तक मुझे ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। कैसे कुछ कोई बोलेगा? तुम बोलने देती हो क्या? और बोलना तो छोड़ो, तुम तो उससे झगड़ा करने लग जाओगी और झगड़ते झगड़ते उसे पागल कर दोगी। इससे ना बेचारे शांत हो जाते हैं, सोचते हैं इस पागल से लड़के अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है हम चुप हो जाते हैं। यही बात है, सिंपल सी, समझी? रोहन के ऐसा कहते ही रानी गुस्से में आलू पूरी की थाली लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब रानी पहले से ज्यादा मोटी हो चुकी थी। ऐसे ही एक शाम नैना अपनी ननद को लेकर बाजार जाती है। तभी वहाँ रानी आलू पूरी का ठेला देखकर आलू पूरी खाने की जिद करने लगती है, लेकिन नैना नहीं मानती और घर वापस ले आती है। घर आते ही रानी नैना से कहती है, भाभी, आपने ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर आपका खाने का मन कर रहा होता है तब तो आप दुबक कर खा लेती हो, लेकिन मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है आपको। रानी, पहले खुद को देखो, आलू पूरी खा खा कर कितनी फैल गई हो, और अब तो तुम्हें तुम्हारे पुराने कपड़े तक नहीं आते हैं, लेकिन तुम्हें आलू पूरी खानी है। सच में भाभी, क्या मैं पहले से ज्यादा मोटी हो गई हूँ? आप सही कह रही हो, मुझे अभी आलू पूरी खाना बंद करना होगा। हाँ रानी, मैं चाहती हूँ कि तुम पहले जैसी फिट हो जाओ और कभी कभार आलू पूरी खाओ, जैसे साल में 4-5 बार या फिर कोई त्योहार वगैरह हो, बस। ठीक है भाभी, अब मैं ऐसा ही करूँगी ताकि मैं आलू पूरी भी खा सकूं और फिट भी रहूं। रानी अब आलू पूरी खाने पर अपना कंट्रोल करती है और धीरे धीरे अपना वजन भी कम कर लेती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं जब रानी पहले से भी ज्यादा फिट हो गई थी और आज पूरे 1 साल बाद रानी आलू पूरी खाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।